अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने प्रीवियस चैप्टर्स में टॉपिक्स में कवर कर लिया है। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में मास की वजह से मोशन की क्वांटिटी को मोमेंटम बोलते हैं। कंजर्वेशन यहाँ पे वर्ड अपीयर हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये होता है कि प्रोटेक्शन होती है मोमेंटम की। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि सेम रहता है, एक जैसा रहता है, अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम किसी भी सूरत चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है। यूँ समझ लें। मोमेंटम अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्या था? P इज इक्वल टू mv। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मोमेंटम डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी m एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम नीचे डिफाइन करते हैं, पहले आप डेफिनेशन देखें। The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। अगर दो या दो से ज़्यादा आपस में टच करने वाली, इंटरेक्ट करने वाली, जो टच करती हैं एक दूसरे को, फोर्स लगाती हैं, बॉडीज़ का मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मतलब जितना फाइनल होगा उतना ही इनिशियल होगा। मैथ में इसे कैसे लिखेंगे हम? पी एफ इज इक्वल टू पी आई, एफ फॉर फाइनल एंड आई फॉर इनिशियल। तो अगर हम इसको इस तरफ लेके आते हैं पी आई को, तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम मतलब कांस्टेंट रहेगा। अब ज़ीरो क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, ज़ीरो की वैल्यू चेंज तो नहीं होती। ये तो नहीं होता कि ज़ीरो वन के इक्वल हो जाए। तो ये ऑलवेज़ क्या होगा? पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की थी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। एक हमारे पास एयर फील्ड बलून है और क्या होता है उसमें, अगर हम उसको एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि नीचे हमने सिस्टम को डिफाइन करना है, हम उसको एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं कि उसमें जो एयर है और वो बलून एक सिस्टम बना रहे हैं, और बिफोर रिलीजिंग जब वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या है? ज़ीरो है। इनिशियल मोमेंटम उसका क्या है? ज़ीरो। ये कैसे हमें पता चला? मोमेंटम किससे निकालते हैं हम? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब जब हमने उसमें एयर को फिल कर लिया और उसे रखा हुआ है, अब वो मोशन में तो नहीं है, वेलोसिटी तो नहीं है उसकी। तो जब हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर ज़ीरो आएगा। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ही नहीं है। एज सुन एज द बलून इज सेट फ्री, all air escapes out of it with some velocity। अच्छा, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो हवा क्या होता है? इसमें से निकलना शुरू कर देती है। हवा क्या करती है? नीचे की तरफ निकलती है, और बलून क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि पहले तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? ज़ीरो था। ठीक है, बाद में क्या होता है? इसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा होता है किसी भी वेलोसिटी के साथ। मतलब उसके मास m को मल्टीप्लाई करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। अब यहाँ पे तो ये लॉ फिर गलत हो रहा है। हमने तो ये कहा था कि वो अगर रेस्ट में है, इनिशियली पी आई ज़ीरो है, तो उसका पी एफ भी ज़ीरो होना चाहिए।
तो उसका पी एफ भी ज़ीरो है। उस जो वैल्यू जिसके साथ वो ऊपर की तरफ मूव करता है वो वैल्यू बैलेंस हो रही है किस चीज़ से, जो एयर उससे बाहर एस्केप कर रही है नीचे की तरफ, वो उस वेलोसिटी के अगेंस्ट जा रही है, माइनस डायरेक्शन में जा रही है। यही हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी देखा था। ठीक है, तो वो जो ऊपर की तरफ उसका मोमेंटम है वो बैलेंस हो रहा है किससे, जो नीचे उसमें से एयर निकल रही है। तो पी एफ भी उसका क्या है, ज़ीरो है। अब जैसे कि हमने कहा कि हम सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस, और उसके बाद ये एग्जाम्पल तक यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपको कंप्लीट ये आर्टिकल लिखना होगा। और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में अक्सर आ जाता है, रिपीट होता है। ठीक है, अब हमें सिस्टम को डिफाइन करना है। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टन बाउंड्रीज। एक हम बाउंड्री लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि इसके अंदर अंदर जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, एक सिस्टम बना रही हैं। सपोज़ हमारे पास एक रूम है, अब रूम में जितनी चीज़ें हम कहते हैं ये एक सिस्टम बना रही हैं। इससे बाहर वाली जो चीज़ें हैं, अब हमारी बाउंड्री क्या है, ये जो रूम की वॉल्स हैं ये हमारी क्या हैं, बाउंड्री हैं। इससे बाहर जो भी चीज़ होगी वो इस सिस्टम का, इस रूम का हिस्सा नहीं होगी। ठीक है, इस तरह जो हमने ऊपर एग्जांपल देखी बलून वाली, उसमें क्या होता है, जो एयर है बाहर भी है बलून से और बलून के अंदर भी है, बट हम वो वाली कंसीडर कर रहे हैं जो बलून के अंदर है, और बलून क्या है, इटसेल्फ एक बाउंड्री है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज on which no external force is acting is called isolated system. Isolate मतलब अलग, सेपरेट, जो सेपरेटेड हो, अलग किया गया हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है कि इसमें इंटरेक्टिंग बॉडीज़ होंगी जो आपस में एक दूसरे को टच कर सकती हैं, इंटरेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, और उस पे कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं करेगी। मतलब बाहर से या एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, बट विद इन सिस्टम वो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं। सपोज मैं फिर वापस जाऊंगा रूम वाली एग्जांपल पे, कि अगर रूम में हमारे पास दो बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आइसोलेट कैसे हो गया? आइसोलेट इस तरह से है कि बाहर वाला कोई भी बॉल अगर है वो अंदर वाले बॉल्स पे फोर्स नहीं लगा सकता। ये है आइसोलेटेड सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स उस पे क्या है, ज़ीरो है। अब अगर हम देखें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर हम देखते हैं, यहाँ से हमने देखा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ऊपर हम यहाँ से देख के आए ये चीज़। ठीक है, ये जब ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू एफ। अब ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका ये मतलब था कि फाइनल माइनस इनिशियल, कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम अगर कंजर्व रहता है तो उसका मतलब ये है उस पर नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। अब हमने इस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर शॉर्ट होता तो जस्ट आपने डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म और क्या करना था, एक एग्जांपल लिखनी थी। बट हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, आर्टिकल कवर कर रहे हैं, तो हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम करते हैं कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना है जो अलग है, जो सेपरेटेड है, मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, M1 एंड M2। ठीक है, इसका मैं
कम है m1 का, m2 का मास ज़्यादा है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए, दो बॉडीज़ ले ली। अब ये दो बॉडीज़ क्या कर रही हैं, एक सिस्टम बना रही हैं, और वो सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स पे बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, बट ये एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी। इसकी क्या क्या वेलोसिटी है, u1, और इसकी क्या है, u2। ये वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और इस तरह से अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैवी है और ये क्या है, लाइट है। तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट लाइट होता है उसकी स्पीड क्या होता है, क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट m1 इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी u1 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, मास m1 का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। उसके मास को हम उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या है, m1 मल्टीप्लाई u1, और m2 का क्या होगा, m2 मल्टीप्लाई u2। इसी तरह से टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, हमने पूरे सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट शामिल है, m1 एंड m2। इस सिस्टम का हमने इनिशियल मोमेंटम देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, pi इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, वो किसके इक्वल है, m1 का मोमेंटम प्लस m2 का मोमेंटम। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। आफ्टर सम टाइम्स mass m1 hits m2 with force, जिस तरह ये आपको फिगर में दिखाया गया। क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, उस वजह से ये इसको अप्रोच करता है और उसके साथ कोलाइड करता है। अब जब ये कोलाइड करेगा तो ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ऐसे ही है ना। और बदले में क्या होगा, m2 भी m1 पे उतनी ही फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था। लेट, अब जब ये टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सपोज़ पहले अगर इसकी वेलोसिटी थी m1 की 5 और इसकी थी 3, तो टकराने के बाद हो सकता है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए m2 की और इसकी वेलोसिटी कम हो जाए m1 की। ठीक है, तो वेलोसिटीज़ क्या होगी, चेंज होगी। इसकी होगी है v1 और इसकी क्या होगी है, v2। पहले क्या थी, ये m1 की वेलोसिटी थी u1 और इसकी क्या थी, u2। अब क्या हो गई है, v1 और v2 आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। अब टकराने के बाद हम मोमेंटम देखते हैं, जो कि हमारा मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 कितना है, m1 मल्टीप्लाई v1। इस तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 क्या है, m2 मल्टीप्लाई v2। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, उनका मोमेंटम कितना बनता है, वो क्या है, pf। और pf क्या है, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये दो इक्वेशंस हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया उस सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम भी आ गया सिस्टम का। अगर सिस्टम में 3 ऑब्जेक्ट्स होते तो हम तीसरे का भी मोमेंटम ऐड कर देते उसमें। ठीक है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं 2 मैसेज m1 एंड m2। अब जिस तरह हमने डेफिनेशन देखी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, pi इनिशियल मोमेंटम किस चीज़ के इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो m1 मल्टीप्लाई u1 प्लस m2 u2, मतलब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू। तो ये हमें क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन शोज दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर, पहले, एंड आफ्टर कोलिजन, टकराने से पहले और टकराने के बाद, रिमेन्स द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि टकराने से पहले जितना उनका आंसर आ रहा था उतना ही टकराने के बाद आ रहा है। सपोज ये टकराने से पहले
5 kg मीटर पर सेकंड जो कि यूनिट है इसका वो आ रहा है, तो टकराने के बाद भी ये 5 kg मीटर पर सेकंड ही आएगा। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, समझ आई है इसको। अब अगर मैं इस बलून वाले एग्जांपल को जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक केस आपने और स्टडी करना है, और वो केस आपने खुद स्टडी करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये बलून है, इसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, अब एयर का भी मैस है और बलून का भी मैस है इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम बलून के मैस को कैपिटल एम से शो करते हैं और जो उसमें एयर है उसके मैस को हम स्मॉल एम से शो करते हैं, और बलून की वेलोसिटी को हम कैपिटल वी से शो करते हैं, और एयर की वेलोसिटी को हम स्मॉल वी से शो करते हैं। अब हमने इस सिस्टम का मोमेंटम निकालना है और इस पे अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है या नहीं करता। चलें देखते हैं। इनिशियली इस सिस्टम में हवा क्या है? रेस्ट में है। बलून क्या है? रेस्ट में है। मतलब हवा की वेलोसिटी भी क्या है? ज़ीरो है। बलून भी मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी भी क्या है? ज़ीरो है। अगर हम मोमेंटम निकालना चाहते हैं इनिशियल पी आई, वो क्या होगा? कैपिटल एम मल्टीप्लाई कैपिटल वी, मतलब बलून का मोमेंटम प्लस एयर का मोमेंटम, स्मॉल एम मल्टीप्लाई स्मॉल वी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। क्योंकि ये आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटीज दोनों ज़ीरो हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो आ रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो ही होना चाहिए। तब तो ये लॉ होल्ड करता है या ट्रू साबित होता है। अब हम क्या करते हैं? बलून को छोड़ देते हैं और हम ये देखते हैं कि बलून किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की जानिब मूव करता है। यहाँ से तो ये बात गलत हो गई कि बलून का मैस है कुछ ना कुछ और वो किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की जानिब मूव कर रहा है, मतलब उसके पास तो मोमेंटम आ गया, जबकि हम कह रहे हैं आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो ये जो ऊपर की तरफ मोमेंटम गया है, इस मोमेंटम का एक नेगेटिव पहलू है, एक नेगेटिव क्वांटिटी भी है इसका अपोजिट भी है। वो क्या है? जो एयर है वो बलून से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है? उसके अगेंस्ट है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बलून। स्मॉल एम मल्टीप्लाई स्मॉल वी, ये भी एक मोमेंटम से बाहर आ रही है और बलून एक मोमेंटम से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये दोनों मोमेंटम क्या हैं? जिस तरह मैंने बताया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, बट डायरेक्शन क्या है? उनकी अपोजिट है, साइन क्या है? चेंज है। तो जितना मोमेंटम ऊपर की तरफ है उतना ही नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल हमारे पास पी एफ कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक केस आपने और स्टडी करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक टास्क की फॉर्म में दे रहा हूँ। और वो क्या है? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ अ गन। हमारे पास एक गन है एंड अ बुलेट। आपने क्या करना है? ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इससे कैलकुलेट करना है। सपोज ये बुक में दिया हुआ है, जस्ट आपने पढ़ना है इसको, ठीक है, और नोटबुक पे इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। पहले भी आपके ज़िम्मे काम था बट आपने अभी तक नहीं सेंड किया,
सो स्टूडेंट्स सीरियस ले लें इसको, जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये बाद में आप नहीं पढ़ेंगे, क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये इतना जो आपको हार्ड वर्क करके दिया जाता है, अदरवाइज़ मैं बुक्स अभी पढ़ा सकता हूँ, ये आपको नोट्स बना के देने का मतलब यही है कि आप साथ साथ नोट करते रहें, उसको साथ साथ तैयार करते रहें, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का भी यही मतलब है। अदरवाइज़ आपको पता है एक वीक में ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो सकता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी डोज इसलिए दी जा रही है ताकि आप इसको अच्छे से साथ साथ प्रिपेयर करते रहें। एक तो आपने ये करना है और दूसरा करना है सॉल्व एग्जाम्पल 3.7। इस टॉपिक के फ़ौरन बाद ही आपने एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, ठीक है। गन एंड बुलेट वाले में क्या होगा, सपोज़ गन का मैस हम कैपिटल एम से शो करेंगे, उसकी वेलोसिटी को कैपिटल वी से शो करेंगे। बुलेट है उसको किससे शो करेंगे, स्मॉल एम से उसका मैस होगा और स्मॉल वी से उसकी वेलोसिटी होगी। जिस तरह मैंने आपको बलून वाली एग्जांपल समझाई है, अगर वो आपको समझ आ गई है तो ये रिलेशन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसीलिए ही बलून वाली एग्जांपल समझाई है। होप सो आज के लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। और हाँ, अगर आपके ड्यूज़ क्लियर नहीं है तो काइंडली स्कूल ऑफिस विज़िट करें अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ड्यूज़ क्लियर करें। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।